स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए पार्ट तृतीय के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली के संबंध में अध्ययन करेंगे। हम मैकियावेली के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए उनके 2 या 3 वीडियो लगभग उनके अंदर हम इनका अध्ययन कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मैकियावेली के जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। तो मैकियावेली इटली के अंदर मैकियावेली का जन्म हुआ था 1469 के अंतर्गत। 1469 में इटली के फ्लोरेंस के अंतर्गत मैकियावेली का जन्म हुआ था, एक साधारण परिवार के अंतर्गत। 1469 में इटली के फ्लोरेंस के अंतर्गत साधारण परिवार में मैकियावेली का जन्म हुआ था। मैकियावेली की शिक्षा दीक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई, परंतु उन्हें लैटिन भाषा का अच्छा ज्ञान करवाया गया। मैकियावेली है वो एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिया था, परंतु अपनी योग्यताओं के कारण मैकियावेली ने बहुत जल्दी समय में अच्छी प्रगति की और इटली की ओर से या फ्लोरेंस नगर की ओर से वो 23 राष्ट्रों के अंदर उसे दूत बनाकर भेजा गया। अलग अलग देशों में वो दूत के पद पर कार्य किए और उन्होंने फ्लोरेंस के गृह सचिव जैसे कुछ पद पर भी मैकियावेली ने कार्य किया। मैकियावेली विभिन्न देशों में जब दूत बनकर गया तो वहां की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वहां के राजाओं के जो क्रियाकलाप है, उनको मैकियावेली ने नजदीकी से देखा और उन सब का मैकियावेली के चिंतन और उनकी रचनाओं के ऊपर गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं। 1527 के अंतर्गत 1527 में इटली के सेंट कैसियानो में 1527 में इटली के सेंट कैसियानो में मैकियावेली की मृत्यु हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो 1469 से 1527 58 वर्ष का इनका जीवन काल रहा है मैकियावेली का। मैकियावेली को राजनीति विज्ञान में एक अलग ही महत्व प्राप्त है, क्योंकि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली कहलाता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली कहलाता है। अब देखिए, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कोई विशेष वजह या कारण है? क्योंकि मैकियावेली से पूर्व जो भी राजनीतिक चिंतन हुए हैं या चिंतक हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने सिद्धांतों में मध्ययुगीन पद्धति और मध्ययुगीन विशेषताओं का उन्होंने अनुसरण किया। परंतु मैकियावेली वो पहला राजनीतिक विचारक है जिसकी रचनाओं में हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन या राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक विशेषताएं हैं उनको हम देख सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। तो मैकियावेली से पहले जितने भी राजनीतिक चिंतक हुए हैं, उन्होंने धर्म, नैतिकता, चर्च, इस प्रकार की आधारशिलाओं के ऊपर अपने चिंतन का निर्माण किया। परंतु मैकियावेली ने सबसे पहले स्पष्ट तौर पे धर्म, नैतिकता, इन सबको छोड़ के शुद्ध व्यवहारवाद के ऊपर अपने चिंतन का निर्माण किया। इस कारण मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। उनकी रचनाओं के अंतर्गत मध्ययुगीन जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर प्रहार किया गया है और आधुनिक राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को ग्रहण करने की कोशिश की गई है। उनका संपूर्ण चिंतन धर्म और नैतिकता से पृथक्करण का सिद्धांत देता है
उनका संपूर्ण चिंतन शुद्ध व्यवहारवाद के ऊपर बल देता है, उनका संपूर्ण चिंतन शक्ति सत्ता के ऊपर बल देता है और उनका संपूर्ण चिंतन व्यवहारिक राजनीति के ऊपर बल देता है। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। अब देखिए, एक विद्वान हुए हैं राजनीतिक विज्ञान के अंदर डिनिंग ने मैकियावेली के संबंध में कहा है, डिनिंग ने मैकियावेली के संबंध में कहा है, डिनिंग ने मैकियावेली के संबंध में कहा है, मैकियावेली अपने युग का शिशु था। मैकियावेली अपने युग का शिशु था। देखिए, मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अपने युग का शिशु कौन कहलाता है, या मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? तो डिनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। अब देखिए, अपने युग का शिशु क्यों कहा है? क्योंकि मैकियावेली की जो रचनाएं हैं या मैकियावेली का जो राजनीतिक चिंतन है उसके ऊपर अपने समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उनका स्पष्ट प्रभाव मैकियावेली के ऊपर देखा जाता है या देखा जा सकता है। इसलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। अब हम इस चीज को पूरी तरह से समझने से पहले हम मैकियावेली की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैकियावेली की महत्वपूर्ण पुस्तकें या रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं यानी मैकियावेली ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं? सबसे महत्वपूर्ण रचना है उनकी प्रिंस। ये किताब मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रिंस। ये पुस्तक मैकियावेली ने 1513 के अंदर लिखी थी। कब लिखी थी? 1513 में। परंतु इस पुस्तक का प्रकाशन है वो मैकियावेली की मृत्यु के 5 वर्ष बाद। मैकियावेली की मृत्यु हुई थी 1527 के अंतर्गत, तो उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1532 में। मैकियावेली ने प्रिंस पुस्तक है वो 1513 में लिखी थी और उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1532 ईस्वी के अंदर इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। यह पुस्तक है, ये 26 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय। 26 अध्याय है और इसके 4 भाग हैं। 4 भाग। पुस्तक के कितने भाग हैं? 4। 26 अध्याय और 4 भाग इस पुस्तक के। और ये पुस्तक मैकियावेली ने सीजर बोर्जिया, इसका जो सीजर बोर्जिया, मैकियावेली की प्रिंस का नायक है सीजर बोर्जिया। सीजर बोर्जिया की सफलताओं से प्रेरित होकर मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस के अंदर सीजर बोर्जिया को अपनी पुस्तक प्रिंस का नायक बनाया है। सीजर बोर्जिया को यह पुस्तक समर्पित है। सीजर बोर्जिया की प्रेरणा से यह पुस्तक लिखी गई है और प्रिंस के प्रमुख जो नायक है वो सीजर बोर्जिया है। तो इस पुस्तक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो गए? 1513 के अंतर्गत यह पुस्तक लिखी गई थी। यह पुस्तक 1527 में जब मैकियावेली की मृत्यु हुई तो उसके 5 वर्ष बाद 1532 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में कुल 26 अध्याय हैं, 4 भाग हैं और सीजर बोर्जिया प्रिंस पुस्तक का नायक है और सीजर बोर्जिया की उपलब्धियों से प्रेरित होकर ही मैकियावेली ने यह पुस्तक लिखी है। और ये लोरेंजो को संबोधित करके पुस्तक लिखी गई। अब दूसरी जो मैकियावेली की पुस्तक है वो है डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज ये मैकियावेली की दूसरी पुस्तक है, डिस्कोर्सेज। तीसरी पुस्तक है आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला। युद्ध की कला, आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला। चौथी पुस्तक है फ्लोरेंस का इतिहास, फ्लोरेंस का इतिहास।
ये मैकियावेली की 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द प्रिंस सबसे महत्वपूर्ण रचना मैकियावेली की द प्रिंस, दूसरी रचना है उनकी डिस्कोर्सेज, तीसरी रचना है युद्ध की कला आर्ट ऑफ वार, और चौथी है फ्लोरेंस का इतिहास। ये 4 पुस्तकें मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। डेनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। अब हम देखते हैं कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक या आधुनिक चिंतन का जनक और अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डेनिंग के इस कथन को समझने का प्रयास करेंगे कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। डेनिंग ने क्या कहा मैकियावेली को अपने युग का शिशु, अपने युग का शिशु डेनिंग ने मैकियावेली के संबंध में कहा। और डेनिंग ने एक और कहा है मैकियावेली अपने समय का उत्कृष्ट निचोड़ है। मैकियावेली अपने समय का मैकियावेली अपने समय का उत्कृष्ट निचोड़ है, यानी अपने समय का उत्कृष्ट निचोड़ है। यानी मैकियावेली को पढ़ के उस समय की परिस्थितियां हमें पता चल सकती हैं। तो डेनिंग ने मैकियावेली के संबंध में 2 कथन कहे हैं। डेनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है और अपने समय का उत्कृष्ट निचोड़ मैकियावेली को बताया है। अब हम देखते हैं कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। तो देखिए, प्रत्येक जो विचारक होता है वो अपने युग का शिशु होता ही होता है। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं, उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, उन सब का प्रभाव प्रत्येक राजनीतिक विचारक पर या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर देखा जा सकता है। परंतु मैकियावेली के संबंध में डेनिंग ने जो कथन कहा है कि वो अपने युग का शिशु है, इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैकियावेली के ऊपर अपने समय की परिस्थितियों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी समस्त रचनाएं, मैकियावेली का समस्त चिंतन उस समय की परिस्थितियों से पूर्णतः प्रभावित है और उस समय की परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव और बहुत गहरा प्रभाव मैकियावेली की रचनाओं में, उनके चिंतन पर देखने को मिलता है। इसीलिए डेनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। अब हम उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी, मैकियावेली के समय 14वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या परिस्थितियां थी और उनका मैकियावेली के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ा, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला जो मैकियावेली के समय की जो परिस्थिति है, पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव, पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव मैकियावेली के ऊपर। अब देखिए, मैकियावेली का जो समय है वो पुनर्जागरण का समय है। 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो समय है वो अंधकार का युग कहलाता है। परंतु 14वीं शताब्दी के अंत में इटली के फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई। और पुनर्जागरण आंदोलन वह आंदोलन था जिसके माध्यम से मनुष्य की चेतना, मनुष्य के ज्ञान विज्ञान, मनुष्य की तार्किकता, मनुष्य की मानवतावादी सोच, इहलोक परलोक के स्थान पर इहलोक की भावना का जन्म हुआ। यानी मध्य युग के अंदर समस्त राजनीतिक चिंतन अतार्किक था, अवैज्ञानिक था, धर्म का प्रभाव था, चर्च का प्रभाव था। व्यक्ति या मानव किसी भी वस्तु के बारे में तार्किक दृष्टि से विचार नहीं करता था और कोई भी प्रकार का ज्ञान विज्ञान उस समय नहीं था। परंतु जब पुनर्जागरण का जन्म हुआ तो पूरे विश्व के अंतर्गत
एक नई प्रकार की चेतना, एक नई प्रकार की शक्ति, एक नया संदेश, एक नवीन वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण और विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं का विकास हुआ और व्यक्ति परलोक के स्थान पर इहलोक को महत्व देने लगा और अपने इस जीवन की समस्याओं के संदर्भ में सोचने लगा। मानव होने के नाते उसके अंतर्गत उसकी जो कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, आपसी सहयोग, ज्ञान विज्ञान का विस्तार करना, इन सब चीजों के बारे में मनुष्य ने इस पुनर्जागरण आंदोलन के अंदर सोचना प्रारंभ किया। यानी एक नई चेतना, एक नए ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, इसका विकास हुआ, लोगों ने अपने जीवन का महत्व समझा। चर्च, धर्म को इनकी जो निरंकुश सत्ता थी, इनके जो अंधविश्वास थे, उनसे लोगों का विश्वास उठ खड़ा हुआ और मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से स्वयं खोजने लगा। तो ऐसा जो आंदोलन था उसको पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है। और मैकियावेली की यदि रचनाओं में हम देखें तो मैकियावेली ने स्पष्ट तौर पे इस पुनर्जागरण आंदोलन का समर्थन किया है और इस पुनर्जागरण आंदोलन से मैकियावेली की जो रचनाएं हैं वो पूरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि मैकियावेली ने भी तार्किक दृष्टिकोण को महत्व दिया है, शक्ति को महत्व दिया है, धर्म और चर्च के स्थान पे व्यक्ति का जो तार्किक दृष्टिकोण है उसको समझने की कोशिश की है, उसको महत्व प्रदान किया है और चर्च और पोप के जो ढकोसले हैं उनसे मुक्ति दिलवाने का प्रयास मैकियावेली ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया है। तो पुनर्जागरण आंदोलन का जो प्रभाव है वो मैकियावेली की रचनाओं पे स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी तरह पुनर्जागरण के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु का अध्ययन धार्मिक पद्धति से किया जाता था, परंतु मैकियावेली ने समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अनुभूति प्रधान ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया, समस्याओं को तथ्य के आधार पर समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैकियावेली की रचनाओं के ऊपर इस पुनर्जागरण आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव है, क्योंकि मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस के अंदर हुआ था और फ्लोरेंस जो नगर था वो पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र था। इसलिए मैकियावेली को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी समझा जाता है और उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। तो इसलिए मैकियावेली अपने युग का शिशु कहलाता है। दूसरा जो है कारण वो शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों का उदय। मैकियावेली के समय क्या हुआ था? शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों का उदय, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों का उदय। देखिए मैकियावेली के समय में इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, ये जो शक्तिशाली राज्य थे, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, और इनके अंतर्गत फ्रांस के अंदर लुई नवम, दसवां और लुई 12वां, स्पेन के अंदर फर्डिनेंड शासक हुआ था निरंकुश मैकियावेली के समय, और इंग्लैंड के अंदर भी जॉर्ज राजाएं थे जो शक्तिशाली निरंकुश राजा थे। तो मैकियावेली के समय इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन के अंदर शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों का जन्म हुआ और इन निरंकुश राजतंत्रों या राजाओं के अधीन इंग्लैंड ने, फ्रांस ने और स्पेन ने अपना अच्छा विकास किया, चहुमुखी विकास किया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैकियावेली के ऊपर भी निरंकुश राजतंत्रों का प्रभाव पड़ा और मैकियावेली ने भी इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, क्योंकि मैकियावेली ने यहाँ की जो शासन व्यवस्था देखी, इंग्लैंड की, फ्रांस की, स्पेन की, इनकी व्यवस्थाओं को देखकर मैकियावेली को यह विश्वास हुआ कि निरंकुश राज्य के बिना या निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना के बिना राष्ट्र का या इटली का उद्धार या कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैकियावेली ने अपनी रचना डिस्कोर्सेज
प्रिंस, इनके अंदर इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। और मैकियावेली का कहना है कि वैसे तो गणतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, परंतु इटली की जो परिस्थितियां हैं, इटली के जो नागरिक हैं, भ्रष्ट नागरिक हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए और इटली का विकास करने के लिए, इटली का एकीकरण करने के लिए निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता है। तो निरंकुश राजतंत्र की भावना से जो मैकियावेली प्रेरित हुआ है वो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन की शासन व्यवस्थाओं को देखकर प्रेरित हुआ, क्योंकि वो उस समय विकास के मार्ग पर अग्रसर थी। इस तरह से शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों के उदय ने मैकियावेली को प्रभावित किया और उन्होंने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की मांग की। फिर तीसरा है इटली का राजनीतिक विभाजन। इटली का राजनीतिक विभाजन, इटली का राजनीतिक विभाजन। देखिए मैकियावेली के समय इटली है वो 5 भागों में बटा हुआ था। 5 भागों में बटा हुआ था। 5 भाग कौन कौन से थे? मिलान, मिलान का राज्य, रोमन चर्च प्रदेश, रोमन चर्च प्रदेश, वेनिस, वेनिस गणराज्य, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस। तो इटली मैकियावेली के समय जो इटली था वो 5 भागों में बटा हुआ था। मिलान, रोमन, वेनिस, फ्लोरेंस और एक और खंड था इटली का। तो इटली उस समय 5 भागों में बटा हुआ था। मैकियावेली की एक दृढ़ इच्छा थी, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते मैकियावेली की दृढ़ इच्छा थी कि ये जो इटली के जो 5 भाग हैं ये आपस में एक हो जाए, क्योंकि इटली के समय, मैकियावेली के समय मिलान, रोमन, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस गणराज्य, इनके जो शासक थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और इस लड़ाई झगड़े का जो फायदा था वो कभी इंग्लैंड उठा लेता था, कभी फ्रांस उठाता था, कभी स्पेन उठाता था। और यहाँ इनके आंतरिक मामलों के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस इनका निरंतर हस्तक्षेप होता रहता था। इसलिए मैकियावेली के समय इटली की काफी दुर्दशा थी, क्योंकि इटली 5 भागों में बटा हुआ था और इटली के राज्य आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसका फायदा है वो दूसरे जो शक्तिशाली राज्य थे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, वो उठाते रहते थे। और इटली की एक बुरी राजनीतिक दुर्दशा थी। तो ऐसी स्थिति से मैकियावेली इस बात के लिए प्रेरित हुआ कि किस तरह से इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए और किस तरह से इटली की राजनीतिक दुर्दशा को दूर किया जाए। तो इटली का जो राजनीतिक विभाजन था उसको समाप्त करने के लिए मैकियावेली ने पुरजोर कोशिश की और इटली के राजनीतिक विभाजन को समाप्त करके इटली को एक एकीकृत राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठित करने के लिए मैकियावेली ने इटली के लिए एक निरंकुश राजतंत्र किया, निरंकुश राज्य का समर्थन किया और ये कहा कि कोई निरंकुश राज्य ही इटली का एकीकरण कर सकता है। परंतु मैकियावेली की जीवन काल में उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ। उसके बाद गैरिबोल्डी और कापुर ने इटली का एकीकरण करने का कार्य किया। परंतु मैकियावेली की जो रचनाएं हैं उनमें स्पष्ट तौर पे इटली के राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा का जिक्र किया गया है और मैकियावेली की आत्मा इससे बड़ी ही दुखी थी, वो इनका एकीकरण करना चाहते थे। तो इटली के राजनीतिक विभाजन और उस समय की जो इटली की परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव और उनके संबंध में मैकियावेली की रचनाओं में स्पष्ट तौर पे हमें देखने को मिलता है। तो इस कारण भी मैकियावेली अपने युग का शिशु कहलाता है। अगला जो चौथा कारण है इटालियन समाज की दुर्दशा। इटालियन समाज की दुर्दशा। देखिए
मैकियावेली के समय इटालियन समाज की काफी दुर्दशा थी, और दुर्दशा इसलिए थी कि मैकियावेली के समय इटालियन समाज नैतिक दृष्टि से पतित हो चुका था। जैसे कि वहां का चर्च और चर्च का पोप राजा व्यक्तियों के ऊपर निरंकुश तरीके से राज करते थे, व्यक्तियों को पथभ्रष्ट करते थे और विलासिता से जीवन यापन करते थे। व्यक्तियों के अंदर, नागरिकों के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। विद्वान व्यक्तियों की, धार्मिक व्यक्तियों की कोई महत्व नहीं था। जैसे कि सेवनारोला को जिंदा जला दिया गया और इटली के नागरिक आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लोभ, लालच और भ्रष्टाचार उनका प्रमुख साधन बन गया था, और देखा जाए तो इटालियन समाज के नागरिक पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे। तो मैकियावेली ने भी अपनी रचनाओं में इटालियन समाज के इस भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया है। इटली के नागरिकों के चरित्र के बारे में उनका जो उल्लेख है वो अच्छा नहीं है, और इसी रचना इटालियन समाज की दुर्दशा और व्यक्तियों की प्रवृत्ति को देखकर ही मैकियावेली को यह विश्वास हुआ कि ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए गणतंत्र की जगह निरंकुश राजतंत्र ही श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि निरंकुश राजा ही ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को नियंत्रित कर सकता है, एकीकृत कर सकता है और उनसे कुछ काम ले सकता है। तो इटालियन समाज की उस दुर्दशा का मैकियावेली की रचनाओं पे और मैकियावेली की जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा है उसके ऊपर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अगला देखिए, मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। धर्म और नैतिकता का पृथक्करण, धर्म एवं नैतिकता का पृथक्करण। देखिए, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता के पृथक्करण की बात कही है, क्योंकि मैकियावेली को यह विश्वास था कि धर्म और नैतिकता है वो आपस में एक साथ नहीं चल सकते। मैकियावेली का कहना था कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के नैतिक अनैतिक साधन काम में लेने चाहिए। राज्य को संगठित करने के लिए, राज्य को एकीकृत करने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए, राज्य को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए यदि राजा को किसी भी प्रकार के नैतिक अनैतिक साधन अपनाने की आवश्यकता हो तो राजा बेझिझक ऐसे साधन अपना सकता है। मैकियावेली कहता था कि राजा में शेर जैसा साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। मैकियावेली कहता था कि राजा है वो एक बहुरूपिया या एक ढोंगी होना चाहिए, यानी धर्म और नैतिकता का मैकियावेली ने पृथक्करण किया और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की नैतिकता की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। इन सब बातों का जो प्रभाव है मैकियावेली के ऊपर कि उन्होंने धर्म और नैतिकता के पृथक्करण की बात इसलिए कही क्योंकि विभिन्न देशों के अंदर जब मैकियावेली को 23 बार दूत नियुक्त किया और वहां के शासकों को उन्होंने जब ये देखा कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धर्म और नैतिकता के चक्कर में नहीं पड़ते, वास्तविक स्थितियों के ऊपर या समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवहारिक साधन अपनाकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो सफलता भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि सीजर बोर्जिया ने किसी भी प्रकार के साधन अपनाकर अपने जो राज्य का विकास किया था उसका भी मैकियावेली के ऊपर काफी प्रभाव था। तो इन सब चीजों से मैकियावेली प्रभावित हुआ। तात्कालिक परिस्थितियां में जब उसने देखा कि शासक व्यवहारिक राजनीति के अंदर किसी भी प्रकार के धर्म और नैतिकता के चक्कर में नहीं पड़ते और आवश्यकता अनुसार राज्य के विकास के लिए, राज्य के हितों के लिए वो किसी भी प्रकार के नैतिक अनैतिक साधन अपना सकते हैं और अपनाकर उन्होंने सीजर बोर्जिया जैसे व्यक्ति ने, राजा ने काफी सफलता प्राप्त की है। तो इस बात का मैकियावेली के ऊपर प्रभाव पड़ा और मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता के पृथक्करण का सिद्धांत दिया कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का कोई महत्व नहीं है। राजा को अपने राज्य के विकास के लिए नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के साधन राजा अपना सकता है। राजा के अंदर शेर का साहस
और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। राजा को भूरूपिया और ढोंगी, जैसे यदि ढोंगी होना चाहिए, और राजा अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किसी भी नैतिकता का किसी भी हद तक वो नैतिक स्तर से नीचे गिर सकता है, उसको घड़ियाली आंसू बहाने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता का प्रकटन किया जो उस समय हो रहा था। तो इस प्रकार से मैकियावेली के ऊपर ये जो 5 प्रकार की जो मैंने परिस्थितियां बताई हैं, इनका स्पष्ट प्रभाव मैकियावेली की रचनाओं पे, मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन पर स्पष्ट तौर पे हमें देखने को मिलता है। इसीलिए डिनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है और अपने समय का उत्कृष्ट निचोड़ कहा है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी और मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।